माई डेंजरस लवर एपिसोड 125। चैप्टर 1। एक लड़की सड़क पर बेतहाशा दौड़े जा रही थी। तभी अचानक वो एक पत्थर से टकराकर गिर गई। वो उठने की कोशिश कर ही रही थी कि तभी कुछ लोगों ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। वहीं एक दिन पहले एक 30 माले की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर 3 पीस सूट पहने एक शख्स बड़े से ग्लास वॉल के सामने खड़ा था, जहां से पूरा मुंबई शहर दिखाई दे रहा था। वह शख्स अपने दोनों हाथों को अपनी पेंट की जेब में डाले कुछ सोच रहा था। तभी उस शख्स का फोन रिंग हुआ। उसने अपने एक हाथ से फोन पिक करते हुए अपने दूसरे हाथ से आंखों पर चढ़ा शेड्स हटाया। जब उसने दूसरी तरफ की बातें सुनी तो उसकी हाथों की पकड़ फोन पर कस गई और तभी उसने अपनी रौबदार आवाज में फोन की दूसरी तरफ वाले आदमी से कहा, मुझे वो लड़की चाहिए। अगले 24 घंटे में वो लड़की मुझे मेरी आंखों के सामने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी आवाज में इतनी एरोगेंस थी कि फोन की दूसरी तरफ वाला आदमी उसकी आवाज सुनकर घबरा गया। फिर उसने अटकते हुए कहा, ओके सर। उद्धरण चिन्ह। उसके बोलने के अगले पल ही कॉल कट हो गई। कॉल कट होते ही उस आदमी ने अपने माथे पर आए पसीने को पोंछा और वहां खड़े सभी लोगों को देखते हुए कहा, हमें 24 घंटे में कैसे भी उस लड़की को ढूंढना है। सो हैरी अप, जल्दी से अपने काम पर लग जाओ। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बात सुनकर सभी अलर्ट हो गए और अपने अपने इन्फॉर्मर को कॉल करने लगे। उधर वह शख्स अभी भी ग्लास वॉल के सामने खड़ा था। फिर उसने खुद से कहा, तुम्हें तो मैं ढूंढ निकालूंगा। तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपी हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ नेशनल मेडिकल कॉलेज में एक लड़की बार बार सुहानी का नाम लेते हुए कॉरिडोर में उसे ढूंढ रही थी। फिर उस लड़की ने वहां खड़े सभी लोगों से पूछा, रवि तूने सुहानी को देखा क्या? नैना तूने देखा? पायल तूने देखा क्या? उद्धरण चिन्ह। तभी पायल ने उस लड़की की बात पर जल्दी से कहा, हाँ अंशिका, वह लैब में है। उद्धरण चिन्ह। अंशिका पायल की बात पर स्माइल करते हुए बोली, थैंक यू यार। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर अंशिका लैब की तरफ चली गई। लैब के अंदर जाते ही अंशिका की नजरें चारों ओर सुहानी को ढूंढने लगी। तभी सुहानी को देखकर वह जल्दी से उसके पास गई और उसे पीछे से हक करते हुए बोली, तू यहाँ है? मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। उद्धरण चिन्ह। सुहानी पीछे मुड़ते हुए अंशिका से बोली, क्या हुआ? क्यों ढूंढ रही थी? उद्धरण चिन्ह। तभी अंशिका ने सुहानी को देख घबराते हुए कहा, यार, जब मैं कॉलेज आ रही थी तो मैंने देखा कि कुछ लोग तेरा स्केच दिखाकर तुझे ढूंढ रहे थे। सुहानी अंशिका की बात सुनते ही घबरा गई। उसके हाथ में पकड़ा हुआ पेन भी छूटकर नीचे गिर गया। तभी सुहानी ने डरते हुए कहा, क्या वह लोग कॉलेज के बाहर है? अंशिका सुहानी की बात का जवाब देते हुए बोली, नहीं, वह लोग तुझे मार्केट एरिया में ढूंढ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुहानी ने फिर से कहा, तूने उन्हें कुछ बताया तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। जिस पर अंशिका ना में सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। वैसे वह लोग तुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? कहीं वह उसके आदमी तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। सुहानी ने अंशिका की बात पर सोचते हुए कहा, पता नहीं। अंशिका भी सोचते हुए बोली, हाँ यार, वह लोग नहीं हो सकते। उन लोगों को तो तेरे बारे में सब पता है और उसने तो तेरे पीछे अपने गार्ड भी लगा रखे हैं। उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ी देर रुककर उसने सुहानी को देखते हुए रूडली कहा, अब यह नया कौन आ गया? क्या मुसीबत है, सब तेरे पीछे ही क्यों पड़े हैं? ये सुनकर सुहानी घबराते हुए बोली, पता नहीं यार। फिर अंशिका सुहानी के कंधे को पकड़कर समझाते हुए बोली, नहीं पता तो पता कर लेंगे यार। तू ज्यादा परेशान मत हो, हम सब तेरे साथ हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन सुहानी अंशिका की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अभी घर जाना होगा। तू मेरा असाइनमेंट सबमिट कर देना। तभी अंशिका ने सुहानी को रोकते हुए कहा, पर तेरे नोट्स? उद्धरण चिन्ह। ये सुन सुहानी जाते हुए पीछे मुड़कर बोली, वह मैं बाद में ले लूंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह लॉकर रूम में गई और उसने अपनी व्हाइट शर्ट उतारकर लॉकर में रख दी और एक स्कार्फ से अपने फेस को कवर कर लिया और फिर कॉलेज से बाहर चली गई। सुहानी फिर जब घर पहुंची तो अपने घर के बाहर खड़े गार्ड को देखकर दांत पिसते हुए खुद से बोली, क्या करूं मैं? कैसे इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाऊं? राक्षस कहीं के, क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह चेहरे से स्कार्फ हटाकर एक नकली हंसी हंसते हुए आगे बढ़ी और गार्ड को देखते हुए अंदर चली गई। घर के अंदर जाते ही उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। फिर उसने घर में इधर उधर देखा। जब उसे कोई नजर नहीं आया तो वह सीधे अपनी मामी के कमरे में चली गई। कमरे के अंदर सुहानी के मामा अनंत सिंह और मामी ऐश्वर्या दोनों बैठे कर बातें कर रहे थे। तभी सुहानी ने अपने मामा अनंत की तरफ देखकर कहा, मामा जी, कुछ लोग मेरा स्केच लेकर मुझे ढूंढ रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। सुहानी की यह बात सुनकर दोनों ही चौंक गए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी सुहानी की मामी अपने पति अनंत की तरफ देखकर घबराते हुए बोली, कहीं सुहानी को वह लोग तो नहीं ढूंढ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह।
अनंत ऐश्वर्या की बात पर सर हिलाते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि सुहानी जिंदा है या नहीं। उद्धरण चिन्ह। ये सुन ऐश्वर्या अनंत को सवालिया नजरों से देखते हुए बोली, फिर कौन लोग हो सकते हैं? राघव के आदमी तो हमारे साथ ही रहते हैं। 24 घंटे हम पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए रहते हैं। उद्धरण चिन्ह। अनंत ने फिर सोचते हुए कहा, ये तो पता नहीं, पर अब हमें और भी ज्यादा संभल कर रहना होगा। उद्धरण चिन्ह। तभी सुहानी ने इधर उधर देखते हुए कहा, मामा जी, आशु कहाँ है? ये सुन ऐश्वर्या सुहानी को देखते हुए बोली, आशु असाइनमेंट सबमिट करने के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ कॉलेज गई है। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग एक लड़की का स्केच दिखाकर उसे ढूंढ रहे थे, पर उन्हें कहीं भी उस लड़की का कुछ पता नहीं चला। फिर वह थक हार कर वापस अपने बॉस के पास आ गए। एक शख्स जो रोलिंग चेयर पर बैठा था, वह अपनी कड़क आवाज में उन लोगों को देखकर बोला, कुछ पता चला? उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर सामने खड़े सारे आदमियों ने ना में सिर हिलाया। ये देखकर वह शख्स अपनी चेयर से खड़ा हुआ और गुस्से में उन्हें घूरते हुए बोला, कैसे भी करके 24 घंटे में उस लड़की को ढूंढो। अगर वह नहीं मिली तो खुद को गोली मार लेना। उसकी बात सुनते ही सब लोग डर से कांपने लगे। तभी सामने खड़े आदमियों में से एक आदमी ने कहा, शिवा सर, सिर्फ स्केच दिखाकर हम उस लड़की को नहीं ढूंढ सकते। उद्धरण चिन्ह। शिवा उस आदमी को घूरते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तुम उस लड़की को कैसे ढूंढोगे। तुम्हें उस लड़की को ढूंढना ही होगा, वरना तुम्हें इतनी भयानक मौत मिलेगी जिसके बारे में तुम लोग सोच भी नहीं सकते। उद्धरण चिन्ह। शिवा की बात सुनकर वह सभी डर गए और वापस से उस लड़की को ढूंढने चले गए। उनके जाने के बाद शिवा ने अपनी जेब से फोन निकाला और एक नंबर डायल करके फोन कान पर रखते हुए दूसरी तरफ चला गया। वहीं उधर सुहानी के मामा अनंत किसी काम से बाहर आए थे। फिर वह एक शॉप पर गए और वहां से उन्होंने कुछ खरीदा। शॉप वाले ने उन्हें सामान के साथ बड़ी ही चालाकी से एक लिफाफा भी दे दिया। अनंत ने सबसे छुपाते हुए उस लिफाफे को अपनी जेब में रख लिया और वहां से चले गए। वह थोड़ी दूर चले ही थे कि तभी एक आदमी ने उन्हें एक स्केच दिखाकर पूछा, क्या आपने इस लड़की को देखा है? उद्धरण चिन्ह। अनंत उस स्केच को देखकर घबरा गए और मन ही मन खुद से बोले, ये तो सुहानी का स्केच है। उद्धरण चिन्ह। फिर उन्होंने अपने चेहरे पर आए भावों को छुपाते हुए ना में सिर हिला दिया और आगे बढ़ गए। फिर जब वह घर पहुंचे तो अपने घर के बाहर खड़े गार्ड को देखकर सोचते हुए खुद से बोले, आगे कुआं और पीछे खाई। ऊपर वाले ने तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर जब वह घर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि सुहानी और ऐश्वर्या किचन में थी, तो वही आशु सोफे पर बैठी अपनी बुक्स पढ़ रही थी। फिर अनंत सभी को अपने कमरे में आने का बोलकर अपने कमरे में चले गए। कुछ ही मिनटों बाद सब अनंत के सामने खड़े थे। फिर अनंत ने सुहानी को देखते हुए कहा, मैं अभी मार्केट गया था। वहां एक नहीं, काफी सारे आदमियों के हाथ में तुम्हारा स्केच था। उनमें से एक ने मुझे तुम्हारा स्केच दिखाकर तुम्हारे बारे में पूछा। उन्हें तो मैं चकमा दे आया, पर अब तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है सुहानी। तुम्हें आज रात ही ये घर छोड़कर जाना होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऐश्वर्या सुहानी की तरफ देखकर बोली, मेरी बच्ची अकेली कहाँ जाएगी? उद्धरण चिन्ह। ऐश्वर्या की आवाज में मायूसी और घबराहट दोनों ही थी। तभी अनंत ऐश्वर्या की तरफ देखकर थोड़े गुस्से में बोले, तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं सुहानी को अकेले छोड़ सकता हूँ? उद्धरण चिन्ह। फिर अनंत ने सुहानी की तरफ देखते हुए आगे कहा, तुम यहाँ से पुणे जाओगी। वहां मेरा एक दोस्त है, वह तुम्हें लेने आ जाएगा। हम सब एक साथ नहीं जा सकते हैं। बाहर राघव के आदमी पहरा दे रहे हैं, उनके रहते हम सभी यहाँ से एक साथ नहीं निकल सकते। उद्धरण चिन्ह। सुहानी अपने मामा की बातों को अच्छे से समझ रही थी। फिर उसने उनकी तरफ देखकर कहा, ठीक है मामा जी, मैं तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। रात होते ही फिर सुहानी अपना सामान पैक करके जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सुहानी को इस तरह भेजना ऐश्वर्या और अनंत के लिए मुश्किल था। आखिर ऐश्वर्या ने सुहानी को अपनी मां की तरह बचपन से जो पाला था। लेकिन हालत की गंभीरता को समझते हुए अनंत और ऐश्वर्या ने यह फैसला लिया था। अनंत ने सुहानी को देखते हुए पूछा, बेटा तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। उन्हें परेशान देखकर सुहानी ने कहा, नहीं मामा जी, मुझे डर नहीं लग रहा है। बस मुझे आप लोगों की चिंता हो रही है। उद्धरण चिन्ह। तभी आशु सुहानी के गले लग गई और रोते हुए बोली, दीदी आप अपना ख्याल रखना। उद्धरण चिन्ह। सुहानी आशु से अलग हुई और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, तू चिंता मत कर आशु, एक दिन मैं सब ठीक कर दूंगी। फिर हम सब खुशी खुशी एक साथ रहेंगे। फिर हमें किसी से भी भागने और छिपने की जरूरत नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह। तभी ऐश्वर्या आगे आकर दोनों को गले लगाते हुए बोली, एक दिन सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर ऐश्वर्या ने सुहानी के माथे को चूम लिया। फिर सुहानी को देखकर अनंत ने कहा, 10 बज गए हैं, 12 बजे तुम्हारी बस है। उद्धरण चिन्ह।
फिर बस की टिकट सुहानी को देते हुए उन्होंने आगे कहा, जैसा हमने प्लान किया था सब वैसा ही करना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर आशु सुहानी के कमरे में चली गई और सुहानी किचन में छुप गई। ऐश्वर्या हॉल में ही खड़ी थी। अनंत उन्हें हिम्मत रखने का इशारा करते हुए बाहर खड़े गार्ड के पास चले गए। फिर उन्होंने दोनों गार्ड्स को देखते हुए कहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में कोई अनजान आदमी घुस गया है। उद्धरण चिन्ह। ये सुन गार्ड ने अनंत को देखते हुए कहा, हम तो यहाँ से हिले भी नहीं हैं और हमने किसी को जाते हुए भी नहीं देखा, फिर कैसे कोई घुस सकता है। उद्धरण चिन्ह। अनंत ने दोनों को देख आगे कहा, ठीक है, मत मानो। अगर कुछ हो गया तो मैं ये सारी बातें राघव को बता दूंगा। उद्धरण चिन्ह। राघव का नाम सुनते ही वह दोनों गार्ड्स डर गए। डर की झलक अनंत दोनों के चेहरे पर साफ देख पा रहे थे। तभी दोनों में से एक गार्ड ने डरते हुए कहा, सर से कुछ मत कहना, हम अभी चेक करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह दोनों घर के अंदर गए। अनंत दोनों को अपने कमरे की तरफ ले गए। दोनों गार्ड्स के कमरे में जाते ही सुहानी किचन से बाहर आए और ऐश्वर्या को गले लगाकर बाहर निकल गई। वह पीछे देखे बिना ही सड़क पर दौड़े जा रही थी। उसकी पीठ पर एक छोटा सा बैग था। उसने अपना चेहरा स्कार्फ से कवर कर रखा था और वह बेतहाशा सड़क पर भागे जा रही थी। उसे कैसे भी करके 12 बजे से पहले बस स्टैंड पहुंचना था। तारांकन। चैप्टर 2। इधर गार्ड्स ने पूरा घर चेक कर लिया, पर उन्हें कोई नहीं मिला। अब बस सुहानी का कमरा रह गया था। वह दोनों उसके कमरे की तरफ बढ़ने लगे कि तभी अनंत ने उन्हें रोकते हुए कहा, सुहानी सो रही है, तुम लोग जाओगे तो वह डरकर जाग जाएगी। उद्धरण चिन्ह। अनंत की बात सुन दोनों में से एक गार्ड ने कहा, अगर वह सुहानी मैडम के कमरे में हुआ तो। उद्धरण चिन्ह। तभी ऐश्वर्या दोनों को रोकते हुए बोली, अरे नहीं होगा, मैंने उसका कमरा पहले ही चेक कर लिया है। उद्धरण चिन्ह। उसके ये कहने पर अनंत ने फिर से कहा, शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। उद्धरण चिन्ह। अनंत की बात पर दोनों ही गार्ड्स उसे घूरने लगे, जैसे कह रहे हो, हमने भी तो पहले यही कहा था, पर तुझे समझ नहीं आया बुड्ढे। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ सुहानी ने ऑटो से उतरकर ऑटो वाले को पैसे देकर अपनी रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए खुद से कहा, अभी 11:30 बज रहे हैं, आधा घंटा है तेरे पास सुहानी, जल्दी से बस ढूंढ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर सुहानी ने अपनी जीन्स की पॉकेट में से टिकट निकालकर बस का नंबर देखा और वापस से अपनी पॉकेट में टिकट को रखते हुए इधर उधर देखकर बस को ढूंढने लगी। वहां पर काफी सारी बसें थी। सुहानी अपनी बस को ढूंढते हुए आगे बढ़ ही रही थी कि तभी उसे एक आदमी ने पीछे से रोकते हुए कहा, मैडम, आपने इन्हें देखा है कहीं। उद्धरण चिन्ह। वह आदमी जिसके हाथ में स्केच था, वह सुहानी के पीछे ही खड़ा था और पीछे से ही अपने हाथ में पकड़ा स्केच आगे करते हुए उसने ये सुहानी से पूछा था। स्केच को देखकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गई और वह डरते हुए मन ही मन खुद से बोली, ये तो मेरा स्केच है, ये तो मार्केट एरिया में मुझे ढूंढ रहे थे, यहाँ कैसे आ गए। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए वह आपस में अपने हाथों को रगड़ने लगी और खुद से ही आगे कहने लगी, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। सुहानी अभी खुद से बात कर ही रही थी कि तभी फिर से उस आदमी ने कहा, मैडम, क्या आपने इन्हें देखा है। सुहानी ने बिना पीछे देखे ना में अपना सिर हिला दिया और तेज कदमों से आगे बढ़ गई। वह भी 2 कदम चली ही थी कि तभी वह सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा गई और अचानक हुई उस टक्कर से सुहानी के चेहरे पर बंधा स्कार्फ खुलकर नीचे गिर गया। वह एकदम से चौंक गई और इधर उधर देखने लगी। वह सभी आदमी सुहानी को ही देख रहे थे। सुहानी उनकी घूरती नजरों को देखकर डर गई और डरते हुए ही खुद से बोली, अब तो पकड़ी गई तू सुहानी, भाग, वरना ये लोग तुझे छोड़ेंगे नहीं। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर वह अगले ही पल वहां से भागने लगी। तभी उसे ढूंढ रहे लोगों में से एक ने कहा, पकड़ो उसे, वरना हमारा मरना तय है। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी के ये बोलते ही सभी सुहानी के पीछे भागने लगे। सुहानी भागते भागते सड़क पर आ गई। वह आदमी भी उसके पीछे आ रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान और खाली थी। वहां के वातावरण में उन लोगों के और सुहानी के कदमों की आहट गूंज रही थी। वह भागते हुए बार बार पीछे पलटकर अपने पीछे आ रहे लोगों को देख रही थी कि तभी उसका पैर सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकराया और वह धड़ाम से नीचे गिर गई। सुहानी दोबारा उठ पाती, उसके पहले ही पीछे आ रहे आदमियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह सभी आदमी भागने की वजह से तेज सांसें ले रहे थे। सुहानी अपनी डरी सहमी नजरों से उन लोगों को देख ही रही थी। तभी उनमें से एक आदमी आगे आया और उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर फोल्ड किए हिस्से को खोला और उसे सुहानी के मुंह पर जबरदस्ती बांध दिया। सुहानी अपने मुंह पर कपड़ा बांधने की वजह से छटपटाने लगी। उसकी बहुत कोशिशों के बाद भी वह खुद को उन आदमियों की पकड़ से आज़ाद नहीं करा पाए और थोड़ी ही देर में क्लोरोफॉर्म सूंघने की वजह से वह बेहोश हो गई। वह आदमी जिसने अभी अभी सुहानी को क्लोरोफॉर्म सूंघाकर बेहोश किया था, उसने उसे उठाकर गाड़ी की बैक सीट पर लिटा दिया।
फिर थोड़ी ही देर में वह सभी आदमी सुहानी को लेकर एक सुनसान जगह पर पहुंच गए, जहां एक गाड़ी पहले से ही खड़ी थी। फिर सुहानी को उन आदमियों ने उस गाड़ी में से दूसरी गाड़ी में लिटा दिया। फिर उसे दूसरी गाड़ी में ले जाने के बाद वह दोनों गाड़ियां एकदम से गायब हो गई। अब वह जगह ऐसी हो गई थी जैसे वहां पर कोई था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ मुंबई से कुछ दूरी पर एक आलीशान विला के सामने वह दोनों गाड़ियां आकर रुक गई। विला को चारों तरफ से गार्ड्स ने घेरा हुआ था। वह विला दिखने में बहुत खूबसूरत था, पर उसकी सिक्योरिटी की वजह से वह उतना ही खतरनाक भी लग रहा था। तभी गाड़ी में से सभी बाहर आए और राहुल, जिसने गार्ड्स को सुहानी को ढूंढने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उसने गाड़ी से बाहर आकर सुहानी को अपनी गोद में उठा लिया और तेजी से विला के अंदर चला गया। विला के अंदर सीढ़ियां बीच में न होकर दोनों साइड में बनी हुई थी। फिर राहुल ने सुहानी को एक बड़े से कमरे में ले जाकर बेड पर लिटा दिया और तभी राहुल का फोन रिंग हुआ। उसने जल्दी से अपना फोन पॉकेट से निकालते हुए फोन के डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। नाम देखते ही उसके हाथ कांपने लगे और उसके माथे पर पसीना आ गया। राहुल ने अपने दूसरे हाथ से पसीने को साफ करते हुए कॉल रिसीव किया और डरते हुए कहा, हेलो, उद्धरण चिन्ह। कॉल की दूसरी तरफ सुन रहे शख्स ने उसे कहा, वेल डन राहुल, तुमने दिए हुए समय में काम पूरा कर दिया, उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राहुल ने खुद को थोड़ा नॉर्मल करते हुए कहा, थे थैंक यू सर, उद्धरण चिन्ह। तभी उस शख्स ने कहा, मैं 1 घंटे में विला पहुंच जाऊंगा, तब तक उस पर नजर रखो, उद्धरण चिन्ह। ये सुन राहुल ने ओके कहा और कॉल कट हो गया। राहुल ने कॉल कट होते ही सुकून की सांस ली। तभी एक गार्ड अंदर आया और उसने राहुल से कहा, सर क्या हम मैडम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उद्धरण चिन्ह। राहुल ने उसे घूरते हुए कहा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, सर कभी भी हमसे इनकी सारी डिटेल मांग सकते हैं, उद्धरण चिन्ह। गार्ड ने राहुल की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और वहां से चला गया। फिर राहुल ने सुहानी के कमरे से निकलकर किसी को कॉल किया और कॉल पिक होते ही दूसरी तरफ वाले इंसान से गुस्से में कहा, लगता है तुम बातों से नहीं मानने वाले, तो ठीक है तैयार हो जाओ कियान ओबरॉय का गुस्सा देखने के लिए, उद्धरण चिन्ह। कॉल के दूसरी तरफ वाले आदमी ने जैसे ही कियान ओबरॉय का नाम सुना तो वह डर से कांपने लगा और फिर अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप कियान ओबरॉय के आदमी हैं? वह जमीन अब से आप अपनी ही समझो, मैं अभी उसके पेपर आपको भिजवाता हूं, उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की बात सुनकर राहुल ने कॉल कट कर दिया और मुस्कुराते हुए खुद से बोला, इन जैसे लोगों के लिए तो सर का नाम ही काफी है, उद्धरण चिन्ह। राहुल कियान ओबरॉय का राइट हैंड था, जो उसके सारे लीगल और इलीगल काम देखता था। राहुल के अंडर ही शिवा काम करता था। कियान ओबरॉय एक बार जिस चीज पर उंगली रख दे, समझ लो वह उसकी हो गई। कोई भी शख्स उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। उसके एक इशारे पर मिनिस्टर भी उसके सामने घुटने टेक देते थे। कोई भी ऐसा नहीं था जो कियान ओबरॉय के सामने खड़े होने की हिम्मत कर सके, सिवाय एक के आदमी के, और वह था राघव राव, जो अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। राघव राव के पिता राजीव राव ने जब माफियाओं की दुनिया में अपनी जगह अपने बेटे राघव राव को दी, तभी से राघव राव और कियान ओबरॉय एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। जहां अंडरवर्ल्ड की दुनिया में राघव राव का हुक्म चलता था, तो वही पूरे मुंबई शहर में कियान ओबरॉय की मर्जी के बिना लोग सांस भी नहीं लेते थे। उस काली रात की सुबह होने ही वाली थी और सुहानी अभी भी बेड पर बेसुध सी पड़ी थी। वहां से थोड़ी दूरी पर दूसरे कमरे में राहुल लैपटॉप पर काम कर रहा था कि तभी उसकी नजर घड़ी पर गई। वह टाइम देखते ही घबरा गया और कुछ गार्ड्स को अपने साथ लेकर ऊपर टेरेस पर आ गया। सभी गार्ड्स वहां लाइन से खड़े हो गए और उनके आगे राहुल खड़ा हो गया। सभी गार्ड्स के हाथों में बंदूकें थी, तो वही राहुल अपने दोनों हाथों को पीछे बांधे खड़ा था। थोड़ी ही देर में वहां बहुत तेज हवा चलने लगी और उन सब की आंखों में वहां उड़ रही धूल जाने लगी, पर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर उस धूल को अपनी आंखों में जाने से रोक सके। फिर देखते ही देखते वहां बह रही हवा और भी ज्यादा तेज हो गई और तभी एक चॉपर वहां लैंड हुआ। चॉपर को देखकर सभी अलर्ट हो गए, जैसे अपनी सांसें रोककर खड़े हो। फिर चॉपर से कियान ओबरॉय निकला, जिसकी आंखों पर ब्लैक गोगल चढ़ा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था, जिसे देखकर लोग सोच में पड़ जाए। 3 पीस ब्लैक सूट में कियान ओबरॉय सपनों का राजकुमार लग रहा था, जिसका सपना हर लड़की देखती थी। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसका फेस कट और उसका लुक्स, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे भगवान ने बड़ी ही फुर्सत में उसे बनाया हो। वह एक हैंडसम परफेक्ट जेंटलमैन लग रहा था। फिर कियान अपने कदम बढ़ाते हुए राहुल के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने अपनी ठंडी आवाज में राहुल से पूछा, उसे कहाँ रखा है? उद्धरण चिन्ह। कियान के पूछने पर राहुल ने अपनी नजरें नीची करके धीमी आवाज में कहा, सर मैडम को इसी विला में रखा है, उद्धरण चिन्ह। तभी कियान गुस्से में राहुल को अपनी काली आंखों से देखते हुए बोला, डोंट कॉल हर मैडम, शी इज नॉट योर मैडम।
ये सुनकर राहुल ने अपनी नजरें जमीन में गड़ा ली और कांपते हुए कहा, ओ ओके सर, उद्धरण चिन्ह। फिर वह सभी टेरेस से अंदर आ गए। वहीं सुहानी अभी तक बेहोश थी, लेकिन अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए आसपास देखा, तो खुद को अनजान जगह पर पाकर वह जल्दी से उठकर बैठ गई। सुहानी ने फिर जैसे ही अपनी आंखों के सामने का नजारा देखा, तो वह जोर से चिल्लाई और उसने अपनी आंखें बंद करके दोनों कानों को अपने हाथों से ढक लिया। फिर कुछ देर रुककर उसने अपनी आंखें धीरे धीरे खोली और फिर से सामने देखने लगी। उसके सामने गार्ड्स हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। उन्हें देखकर सुहानी डर से कांपने लगी और खिसककर बेड के एक कोने में बैठ गई। वह गार्ड्स को देखकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ अनंत को पता चल गया था कि सुहानी पुणे नहीं पहुंची। फिर उन्होंने सुहानी के बारे में सोचते हुए खुद से कहा, सुहानी पुणे नहीं गई तो कहाँ गई होगी? कहीं वह लोग तो सुहानी को नहीं ले गए जो उस दिन उसे स्केच लेकर ढूंढ रहे थे। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां ऐश्वर्या आ गई। वह अनंत को अपनी सोच में डूबा हुआ देखकर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं आप? सब ठीक तो है ना? उद्धरण चिन्ह। अनंत ऐश्वर्या की बात सुनकर अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोले, हमें प्लान के अकॉर्डिंग आज ही यहाँ से निकलना होगा। जो भी जरूरत का सामान है तुम उसे पैक कर लेना। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ऐश्वर्या हाँ में अपना सिर हिलाकर अंदर चली गई। उधर सुहानी अभी भी रोए जा रही थी। फिर उसने अपने आंसू पोंछकर गार्ड्स की तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम सब? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उद्धरण चिन्ह। सुहानी के पूछने पर किसी भी गार्ड ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। तभी सुहानी जोर से चिल्लाते हुए बोली, बताते क्यों नहीं, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उद्धरण चिन्ह। तभी कियान ने अपनी आंखों पर चढ़ा शेड्स हटाकर अंदर आते हुए कहा, तुम यहाँ कैसे आई? क्यों आई? ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम आज से इस विला में रहोगी और इसी कमरे में रहोगी। उद्धरण चिन्ह। कियान की बात सुनकर सुहानी के होश उड़ गए और तभी उसने अपने डर को एक तरफ करते हुए कियान से कहा, मैं यहाँ क्यों रहूं? मैं तो इस जगह को जानती भी नहीं हूं और मैं आपको भी नहीं जानती। तभी सुहानी की बात को बीच में काटते हुए कियान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कहा ना अभी कि तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। तुम यहीं रहोगी, बस ये जान लो, और अगर अब एक भी लफ्ज मुंह से निकाला तो अभी के अभी तुम्हें गोली मार दूंगा। उद्धरण चिन्ह। कियान की बात सुनते ही सुहानी डर से कांपने लगी और उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन है और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर कियान सुहानी को धमकी देकर वहां से चला गया और उसके पीछे सभी गार्ड्स भी वहां से चले गए। कियान के जाने के बाद सुहानी बेड पर बैठी बस रोए जा रही थी कि तभी उसके कमरे में एक सर्वेंट आया और वह ब्रेकफास्ट रखकर सुहानी को खाने के लिए बोलकर चला गया। सुहानी ने ब्रेकफास्ट को देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसे रह रहकर कियान की कही हुई बातें याद आ रही थी और उसकी बातें याद करके उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर गुस्से में उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और खुद से बोली, मैं उसकी बात क्यों मानूं? आखिर वह है कौन? क्यों रहूं मैं इस विला में? मैं यहां से भाग जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह बेड से उठी और धीमे कदमों से चलकर बाहर आई। कमरे के बाहर का नजारा देखकर सुहानी की आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वह अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर उस विला को देखते हुए खुद से बोली, इतना बड़ा विला? उद्धरण चिन्ह। कियान का विला बहुत ही बड़ा और खूबसूरत था। वहां की हर एक चीज यूनिक और एंटीक थी। फिर सुहानी ने कुछ कदम आगे जाकर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया। किसी को ना देखकर वह खुश हो गई और फिर उसने अपने मन ही मन कहा, चलो अच्छा है, कोई नहीं है। अब मैं आराम से यहाँ से निकल सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर वह दबे पांव सीढ़ियों से नीचे हॉल में आए और पिलर के पीछे छुपते हुए मेन डोर तक आ गई। फिर सुहानी ने जैसे ही एक कदम बाहर की तरफ रखा तो तभी एक अलार्म के जैसी आवाज पूरे विला में बजने लगी। आवाज सुनकर वह कुछ समझ पाती तब तक उसे चारों तरफ से गार्ड्स ने घेर लिया और उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़े हो गए। उस अलार्म की आवाज सुनकर राहुल भी आ गया और वह सुहानी को देखते हुए बोला, तुम यहाँ तक कैसे आई? उद्धरण चिन्ह। सुहानी राहुल को घूर कर देखने लगी, जैसे कह रही हो, अपने पैरों से चलकर आए। उद्धरण चिन्ह। तभी राहुल सुहानी को अंदर लेकर आया और उसे ऊपर अपने कमरे में जाने के लिए कहा। वह राहुल की बात मानकर अपने कमरे में जाने लगी कि तभी उसकी नजरें सामने खड़े शख्स पर गई। ऊपर कियान खड़ा था। वह अपने दोनों हाथों से रेलिंग को पकड़कर थोड़ा झुकते हुए सुहानी को अपनी काली आंखों से घूर रहा था। सुहानी ने जब कियान को खुद को घूरता हुआ पाया तो वह अंदर तक कांप गई और मन ही मन में खुद से बोली, आखिर यह है कौन? इसे क्या लगता है कि यह मुझे यहाँ कैद करके रखेगा? मैं यहाँ से निकल कर दिखाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहते हुए सुहानी ऊपर आ गई। वह अभी भी कियान को मन ही मन कोस रही थी कि तभी उसे अपने हाथ पर किसी के हाथ की पकड़ महसूस हुई। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने कियान खड़ा था। उसके यूं हाथ पकड़ने पर सुहानी की आंखें गुस्से से भर गई।
पर कियान बिना उसकी तरफ देखे उसे खींचकर कमरे में ले गया और ले जाकर उसे बेड पर धक्का दे दिया। सुहानी धड़ाम से बेड पर गिर गई। फिर वह जल्दी से पीछे मुड़ी और उठने लगी, पर तभी कियान ने बेड के कोना पर अपना एक पैर रखकर उस पर अपना एक हाथ टिकाया और अपने दूसरे हाथ से झुककर सुहानी की गर्दन पकड़कर उसे थोड़ा ऊपर उठा दिया। सुहानी ये देखकर पूरी तरह डर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर कियान ने अपने चेहरे को सुहानी के चेहरे के पास ले जाकर अपने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देखकर कहा, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ से भागने की? तुमने सोचा भी कैसे कि तुम यहाँ से भाग जाओगी और मेरी कैद से आज़ाद हो जाओगी? तुम मेरी मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकती, यहाँ से भागना तो दूर की बात है। उद्धरण चिन्ह। सुहानी कियान की बातें सुनकर डर से कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर कियान को उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर वह कुछ देर तक ऐसे ही अपनी काली आंखों से उसे डराता रहा। फिर वह सुहानी से दूर होकर बोला, अब यही तुम्हारी जिंदगी है। अब तुम इसी कमरे में रहोगी और टॉर्चर सहोगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुहानी बेड से उठकर अपने आंसू पोंछते हुए कियान की तरफ देखकर बोली, आखिर है कौन आप? क्यों आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? मैं तो आपको जानती भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। सुहानी ने एक ही सांस में अपनी सारी बातें कह दी। कियान चुपचाप खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। उसकी बातें सुनकर वह अब खूंखार शेर जैसा लग रहा था। फिर कियान ने सुहानी के पास आकर अपने एक हाथ से उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक लाकर कहा, क्या बिगाड़ा है तुमने मेरा? जानना चाहती हो? तुमने मुझसे वह छीना है जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता था। तुमने उसे मुझसे दूर किया है और अब मैं तुम्हारी जिंदगी से हर वह चीज छीन लूंगा जिससे तुम्हें खुशी मिलती है। फिर चाहे वह कोई भी हो, तुम्हारी जिंदगी को मैं नर्क बना दूंगा। तुम मुझसे अपनी मौत की भीख मांगोगी। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर कियान सुहानी को खुद से दूर धकेलकर चला गया। सुहानी उसे भीगी आंखों से जाते हुए देखती ही रह गई। वहीं दूसरी तरफ सुहानी के घर में अनंत और ऐश्वर्या ने घर से निकलने की सारी तैयारी कर ली थी। फिर अनंत गए और बाहर खड़े गार्ड्स को घर के अंदर लेकर आए। फिर गार्ड्स ने घर के अंदर आते हुए अनंत से पूछा, आपने हमें क्यों बुलाया है? उद्धरण चिन्ह। गार्ड्स की बात पर अनंत हंसते हुए बोले, आप लोग हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर एक गार्ड अनंत को बीच में रोकते हुए बोला, हम लोग बस अपना काम कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी ऐश्वर्या हाथ में ट्रे लिए गार्ड्स के पास आए और वह भी नकली हंसी हंसते हुए बोली, कल आपने हमारी इतनी हेल्प की, उसके लिए हम आपको थैंक्स कहना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों गार्ड्स एक दूसरे को देखने लगे। फिर ऐश्वर्या अपनी बात जारी रखते हुए आगे बोली, मैं जानती हूं कि वह आपका काम है, लेकिन 24 घंटे बाहर खड़े रहकर आप लोग काफी थक जाते होंगे, इसलिए ये कॉफी पी लीजिए, आपको थोड़ा फ्रेश फील होगा। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर दोनों गार्ड्स उन्हें देखते हैं और फिर कॉफी को देखते हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग आज उनसे इतने अच्छे से बात क्यों कर रहे थे। फिर दोनों को ऐसे देखते हुए अनंत ने कहा, अरे कॉफी ही है, ऐसे क्या देख रहे हो, पी लो। उद्धरण चिन्ह। अनंत के कहने पर फिर वह दोनों ही कॉफी पीने लगे। वह कॉफी पीते हुए एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी कॉफी खत्म होने ही वाली थी कि उससे पहले ही उन दोनों को चक्कर आने लगे और दोनों गार्ड्स बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। गार्ड्स के बेहोश होते ही अनंत और ऐश्वर्या काफी खुश हुए और वह अपने पूरे परिवार के साथ वहां से चले गए। वहीं उधर सुहानी रोते रोते बेहोश हो गई थी और अब उसे थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। वह उठकर कुछ देर बेड पर बैठी और फिर वॉशरूम चली गई। उसके आंसुओं के निशान उसके चेहरे पर बन गए थे। फिर वह अपना मुंह धोकर वापस आए और कमरे में टहलते हुए खुद से बोली, यह इंसान जो भी है, मैं इसे बताकर रहूंगी कि मैं कौन हूं। बस एक बार यहां से निकल जाऊं। उद्धरण चिन्ह। वही कियान अपने रूम में लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, तभी वहां पर राहुल आया। फिर राहुल की तरफ देखे बिना ही कियान ने उसे कहा, बताओ क्या पता चला। उद्धरण चिन्ह। राहुल नीचे देखते हुए कियान से बोला, सर, हमारे लोग कुछ पता नहीं कर पाए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर कियान ने अपनी गुस्से वाली आंखों से राहुल को देखते हुए कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ पता नहीं चला? ये लड़की ही है ना, कोई भूत तो नहीं है जिसके बारे में कुछ पता ना चले। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर राहुल ने डरते हुए उसे कहा, सर, हमारे पास उनका सिर्फ स्केच है, इसके अलावा हम उनका नाम तक नहीं जानते। उद्धरण चिन्ह। ये सुन कियान ने राहुल को घूरते हुए कहा, तो जाकर पूछो उससे, मुझे उससे जुड़ी हर जानकारी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राहुल ने ओके सर कहा और कियान के रूम से निकलकर सीधा सुहानी के रूम में चला गया। कमरे में जाते ही राहुल ने सुहानी को देखा, तभी सुहानी की नजरें भी उस पर पड़ी और वह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर सुहानी कुछ कहती, उससे पहले ही राहुल ने उसे पूछा, आपका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह।
सुहानी, राहुल का सवाल सुनकर उसे हैरानी से देखते हुए बोली, कैसे हो आप लोग? मुझे किडनैप करके ले आए और मेरा नाम तक नहीं जानते। आखिर मैंने किया क्या है? एक तो तुम लोगों ने मुझे जबरदस्ती इस विला में रखा हुआ है, और अब तुम मेरा नाम भी मुझसे ही पूछ रहे हो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राहुल उसे देखते हुए बोला, हमारे पास सिर्फ आपका स्केच था, इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं थी आपकी, आप प्लीज हमें नाम बताइए। उद्धरण चिन्ह। उसके पूछने पर सुहानी मन ही मन खुद से बोली, ये सब के सब पागल हैं, इन्हें क्या लगता है कि मैं इन्हें अपना नाम बता दूंगी? कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी राहुल ने फिर से कहा, प्लीज आप नाम बता दीजिए। उद्धरण चिन्ह। तभी वह राहुल को एटीट्यूड दिखाते हुए अपने एक गाल पर उंगली रखते हुए बोली, नाम? मेरा नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। फिर एक झटके से राहुल की तरफ पलटकर उसे देखते हुए बोली, मेरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तो मैं बता दूंगी। उद्धरण चिन्ह। सुहानी की बात सुनकर राहुल उसे आंखें फाड़कर देखने लगा। फिर वह उसे देखते हुए मन ही मन खुद से बोला, हे भगवान, मुझे ही क्यों ऐसे लोग मिलते हैं? कियान सर क्या कम थे, जो अब ये भी आ गई? अब हम लोगों का क्या होगा? रक्षा करना हमारी भगवान इन अजीब प्राणियों से। उद्धरण चिन्ह। फिर उसने एक बार फिर सुहानी से उसका नाम पूछा, पर इस बार भी सुहानी ने उसी स्टाइल में मना कर दिया। वह सुहानी को ऐसे देख रहा था जैसे वह कोई 5 साल की बच्ची थी जो अपना भूल गई थी। राहुल अब समझ गया था कि वह उसे कुछ नहीं बताने वाली। फिर वह वहां से जाने के लिए पलटा कि तभी उसे सामने कियान खड़ा दिखा। राहुल ने कियान को देखकर अपने मुंह में आए पानी को अंदर लिया और चुपचाप वहां से चला गया। वह कियान को देखकर समझ गया था कि कियान ने दोनों की कन्वर्सेशन सुन ली है। फिर राहुल के बाहर जाते ही कियान अंदर आया। कियान ने अंदर आते ही रूम को अंदर से लॉक कर दिया। सुहानी ये देखकर डर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। फिर वह कांपती हुई आवाज में कियान को देखते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा क्यों बंद किया आपने? उद्धरण चिन्ह। कियान ने एक डेविल स्माइल सुहानी को देते हुए कहा, ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना कर सके। उद्धरण चिन्ह। कियान की बात सुनकर सुहानी और भी ज्यादा घबरा गई और पीछे होते हुए उसे बोली, आपका मतलब क्या है? उद्धरण चिन्ह। कियान अपने डेंजर अवतार में आते हुए बोला, अभी पता चल जाएगा। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए कियान आगे बढ़ने लगा। क्या यह इंसान पागल हो गया है? ये कहना क्या चाहता है? सुहानी मन ही मन खुद से बोलते हुए पीछे हटने लगी और साथ ही कियान को 1000 गलियां भी दे रही थी। वही कियान अब उसके और भी नजदीक आ गया था। सुहानी पीछे हटते ही जा रही थी कि तभी उसकी पीठ वॉशरूम के दरवाजे से टकरा गई। अब वह और भी ज्यादा घबराने लगी थी। फिर वह जैसे ही वहां से जाने को हुई तो कियान ने एक तरफ से अपना हाथ रख दिया। सुहानी फिर दूसरी तरफ से जाने को हुई तभी कियान ने दूसरी तरफ से भी अपना हाथ रख दिया। अब सुहानी वही खड़ी घबराई नजरों से कियान को देख रही थी। तो वही कियान के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह अपनी कातिल निगाहों से उसे देख रहा था। कियान की आंखें बेहद नशीली थी, इतनी कि उसकी आंखों में देखते ही देखने वाले को नशा हो जाए। वहीं सुहानी भी बेहद खूबसूरत थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी जिनका रंग ब्राउन था, तो वही उसके बाल काले रंग थे जिनके अंदर से एक अजीब ही भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। उसके पतले पतले होठ जिनका कलर नेचुरली लाल था और उसका गोरा रंग जो संगमरमर के जैसा था। वह किसी को भी अपना दीवाना बना सकती थी, पर उसकी इस खूबसूरती का जादू कियान पर कोई असर नहीं दिखा रहा था। कियान ने फिर सुहानी के और भी करीब आते हुए अपने होठों को सुहानी के कान के पास ले जाकर धीरे से कहा, नाम क्या है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। सुहानी को अपने कान पर कियान की गर्म सांसें महसूस हो रही थी, तो वही उसे अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा था। फिर वह मन ही मन खुद से बोली, आखिर यह इंसान खुद को समझता क्या है? यह मेरे इतने करीब आकर मुझे डरा नहीं सकता। मैं इससे डरने वाली नहीं हूं। उद्धरण चिन्ह। सुहानी अभी खुद से यह कह ही रही थी कि तभी कियान ने कहा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। सुहानी उसकी बात सुनकर सोच में पड़ गई और तभी उसे कियान की सुबह कही हुई बातें याद आई। फिर वह कियान की बातों को याद करके खुद से बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। यह इंसान नहीं राक्षस है। यह मेरे परिवार के साथ कुछ भी कर सकता है। इसने पहले ही मुझसे कहा है कि यह मुझसे जुड़े हर इंसान को तकलीफ देगा। उद्धरण चिन्ह। फिर कियान की घूरती नजरों को खुद पर महसूस कर वह अपनी सोच से बाहर आते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे नहीं पता। उद्धरण चिन्ह। सुहानी का ये जवाब सुनकर कियान को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा नहीं था कि वह उसे कुछ ऐसा जवाब देगी। फिर उसका ऐसा जवाब सुनकर उसने गुस्से में अपना एक हाथ वॉशरूम के डोर पर जोर से मारा। सुहानी वॉशरूम के डोर से लगकर ही खड़ी थी। कियान के ऐसा करने से डोर एक झटके में खुल गया और डोर के खुलते ही सुहानी पीछे होते हुए सीधा बाथटब में जाकर गिरी। वही कियान भी सुहानी के ऊपर ही जा गिरा, क्योंकि वह भी अपना एक हाथ डोर पर टिकाए ही खड़ा था।
सुहानी नीचे थी तो वही कियान उसके ऊपर था। अचानक ऐसे गिरने की वजह से कियान का सिर सुहानी के सीने पर आ गया। वह ये देखकर अपने दोनों हाथों से कियान को धक्का देने लगी। अभी कियान उठने की कोशिश कर ही रहा था कि सुहानी के ऐसे धक्का देने से उसका हाथ बाथटब के कोने से फिसल गया और कियान एक बार फिर उसके ऊपर गिर गया। बाथटब में पानी भरे होने की वजह से सुहानी पूरी तरह गीली हो चुकी थी और कियान भी काफी हद तक भीग चुका था। सुहानी के कपड़े उसकी स्किन से चिपक गए थे। वह बार बार कियान को अपने ऊपर से हटाने के लिए दोनों हाथों से उसे धक्का दिए जा रही थी। तभी कियान ने उसे घूरते हुए कहा, जैसे पड़ी हो चुपचाप वैसे ही पड़ी रहो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वह कियान को गुस्से से देखते हुए बोली, आप पहले मेरे ऊपर से हटिए। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर सुहानी ने एक बार फिर कियान को धक्का दिया। तभी कियान ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऊपर गिरने का। तुम जैसी लड़कियों से तो मैं सख्त नफरत करता हूं और उनसे दूर ही रहता हूं। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात पूरी करके कियान बाथटब के कोना को पकड़कर उठने लगा कि तभी सुहानी ने अपने दोनों हाथों से उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे घूरने लगी। सुहानी के कियान की कॉलर पकड़ने से उसकी आंखें सिकुड़ गई और कियान उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। फिर उसने सुहानी को देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? लोग मेरे सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं करते और तुमने मेरा कॉलर पकड़ लिया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुहानी भी उतने ही गुस्से में बोली, जैसे आपकी हिम्मत हुई मुझे उन लड़कियों से कंपेयर करने की। उद्धरण चिन्ह। ये सुन कियान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कंपेयर नहीं किया है, तुम वही हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी यह बात सुन अगले ही पल सुहानी की पकड़ कियान के कॉलर पर पहले से ज्यादा कस गई। कियान ने अपनी कॉलर पर सुहानी की पकड़ को कसते देखकर उसके दुपट्टे को उसके गले से एक झटके में खींचकर दूसरी तरफ फेंक दिया। उसके ऐसा करते ही सुहानी ने कियान की कॉलर को छोड़कर खुद को दोनों हाथों को क्रॉस करके ढक लिया। ये देखकर कियान ने उसे एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, कितना आसान है तुम लोगों से डील करना। उद्धरण चिन्ह। वही सुहानी कियान की बात सुनकर और उसकी हरकतों पर उसे घुरे ही जा रही थी। फिर दोनों ही बाथटब से निकलकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और तभी कियान ने उसे घूरते हुए कहा, जल्दी से फ्रेश होकर ड्रेस चेंज कर लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा टॉर्चर झेले बिना ही बीमार हो जाओ। उद्धरण चिन्ह। सुहानी जो गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट लगती थी, वह कियान पर गुस्सा करते हुए बोली, मेहरबानी करके ये भी बता दीजिए कि मैं फ्रेश होने के बाद पहनूं क्या। उद्धरण चिन्ह। कियान सुहानी की बात सुनकर उसे कुछ बोले बिना कबर्ड के पास चला गया और उसका डोर ओपन कर दिया। सुहानी ने कबर्ड में रखे कपड़ों को देखकर सोचते हुए खुद से कहा, क्या है ये लोग? यहाँ तो कपड़ों की पूरी मार्केट लगी है। इन लोगों ने तो पूरी प्लानिंग के साथ मुझे किडनैप किया है। अब तेरा क्या होगा सुहानी, इस राक्षस से तू कैसे बचेगी? उद्धरण चिन्ह। सुहानी अपनी सोच में ही गुम थी और उसे ऐसे ही सोच में डूबा देखकर कियान उसके रूम से निकल गया। एक तो वह बाथरूम इतना बड़ा और आलीशान था और उस पर बाथरूम में बना वह कबर्ड। सुहानी तो ये सब देखकर आश्चर्यचकित ही रह गई थी। फिर वह उस कबर्ड के पास गई और उसमें से एक ड्रेस निकालकर वह उस ड्रेस पर लगे टैग को देखने लगी। फिर उसने हैरानी से कहा, ये सारे कपड़े तो ब्रांडेड हैं, पर ये लोग हैं कौन और मुझसे क्या चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। फिर थोड़ी देर बाद सुहानी ने एक ड्रेस निकाली और उसे खुद पर लगाते हुए मिरर में खुद को देखते हुए बोली, इस राक्षस के पास इतना पैसा है फिर यह मेरे पीछे क्यों पड़ा है? क्या बिगाड़ा है मैंने इसका? मैं तो इसका नाम तक नहीं जानती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझसे ये क्या चाहता है। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक बड़े से कैबिन में बैठे सभी लोग मीटिंग कर रहे थे। सभी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि तभी उनमें से एक आदमी ने खड़े होते हुए कहा, हम लोगों में से किसी को भी यह टेंडर मिले, बट राघव राव को यह टेंडर किसी भी कीमत पर नहीं मिलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी के बोलने के अगले पल ही मीटिंग रूम का डोर एक झटके से खुला, जैसे किसी ने उसे लात मारकर खोला हो। डोर के खुलते ही एक शख्स अंदर आया। उस शख्स को देखते ही सबके माथे पर पसीना आ गया। फिर वह अंदर आया और खाली पड़ी चेयर पर बैठते हुए उसने अपनी कमर से गन निकालकर टेबल पर रख दी। उस शख्स के ऐसा करते ही वहां बैठे सभी लोगों की सांसें रुक गई, जैसे वह सांस लेना ही भूल गए हो। वह आदमी जो खड़े होकर राघव के बारे में बोल रहा था, वह आदमी भी डर से कांपने लगा था। फिर उस आदमी ने डरते हुए अपने सामने बैठे शख्स के आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और डरते हुए कहा, राघव वो मैं वो प्लीज वो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह आदमी इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही राघव ने उसे शूट कर दिया। अपने सामने एक आदमी को मरते देख वह सारे लोग डर से कांपने लगे। उन सभी के सामने राघव यमराज बनकर बैठा था, जो किसी के भी प्राण लेने से पहले एक बार नहीं सोचता था। तभी राघव खड़ा हुआ और अपने साथ आए गार्ड के हाथ से पेपर लेकर टेबल पर फेंक दिया। फिर उसने एक घूरती हुई नजर सब पर डाली और सभी ने उसके डर से उस पेपर पर अपने अपने साइन कर दिए।
उन सभी के साइन करने के बाद राघव ने सभी को एक डेविल स्माइल देते हुए कहा, गुड जॉब। इतना बोलकर राघव वहां से चला गया। फिर वह अपनी कार में बैठे हुए अपने फोन में एक लड़की की फोटो देखने लगा। उस लड़की की बड़ी बड़ी ब्राउन आंखें थीं, उसके होठ हॉट शेप के थे और गुलाब की पंखुड़ी जैसे लाल थे। राघव फिर उस फोटो को देखते हुए बोला, आई मिस यू बेबी। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। राघव के बोलने के अगले पल ही उसका फोन रिंग हुआ। फिर उसने फोन पिक करके कान पर रख लिया। तभी दूसरी तरफ से बोल रहे शख्स की बातें सुनकर वह अपनी मुट्ठी को फोन पर कसते हुए बोला, मैं आज ही वापस आ रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में सुहानी एक ढीला सा कुर्ता पहनकर बाथरूम से बाहर आए और अपने रूम से निकलकर वह कियान के रूम को ढूंढने लगी। तभी उसे एक गार्ड टहलता हुआ दिखा और उसके पूछने पर गार्ड ने उसे कियान का रूम दिखा दिया। सुहानी फिर कियान के रूम में बिना नॉक किए एंटर हुई और जैसे ही वह रूम में आई तो उसी समय कियान भी बाथरूम से बाहर आया। सुहानी की नज़र जैसे ही कियान पर गई तो वह उसे सिर्फ एक टॉवल में देखकर हैरान रह गई और उसकी चीख निकल गई। चिल्लाते हुए सुहानी ने अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक लिया था। वहीं कियान उसकी आवाज़ सुनकर चौंक गया, पर अगले ही पल उसे अपने कमरे में देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। फिर वह सुहानी को घूरते हुए उसके पास आया और उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे दीवार से सटाते हुए कहा, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे कमरे में आने की, वह भी बिना मेरी परमिशन के? उद्धरण चिन्ह। कियान के इतना बोलने पर भी सुहानी अपनी आंखें बंद किए खामोश खड़ी थी, पर उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था। फिर उसने अपने मन ही मन खुद से कहा, क्या जरूरत थी तुझे राक्षस के रूम में बिना परमिशन के आने की? देख, नाराज हो गया शैतान। अब ये कहीं गुस्से में तुझे कच्चा न चबा जाए। हे भगवान, अब क्या करूं मैं? उद्धरण चिन्ह। तभी कियान उसे ऐसे चुप देखकर बोला, आंखें खोलो अपनी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर सुहानी डरते हुए बोली, नहीं, पहले आप अपने कपड़े पहन लीजिए। उद्धरण चिन्ह। उसकी इस बात पर कियान ने फिर से अरोगेंस भरी टोन में कहा, तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? आई सेड ओपन योर आइज। उद्धरण चिन्ह। सुहानी कियान की तेज आवाज से डर गई और उसने डरते हुए अपनी आंखें खोली और उसे देखने लगी। कियान की परफेक्ट शेप बॉडी जो किसी जिम ट्रेनर के जैसी फिट थी। कुछ पल के लिए तो सुहानी की नजरें भी उस पर ठहर गई। वह कियान को ऐसे देखकर एम्ब्रेस्ड फील कर रही थी, तो वही कियान उसे बिना किसी भाव के बस घूर रहा था। तभी उसने सुहानी से पूछा, क्यों आई थी तुम यहाँ? उद्धरण चिन्ह। सुहानी जो पहले से ही अपने माइंड में एक प्लान तैयार करके आई थी, उसे एग्जीक्यूट करते हुए उसने कहा, ये ड्रेस मेरे साइज की नहीं है और मुझे उनमें से कोई भी ड्रेस पसंद नहीं है, तो मैं खुद ही अपने पसंद के कपड़े खरीदना चाहती हूँ। मुझे अपने लिए दूसरे कपड़े चाहिए। उद्धरण चिन्ह। कियान ने उसकी बात सुनकर अपनी एक आईब्रो को उठाते हुए कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। सुहानी कियान की बात सुनकर खुश हो गई। उसकी यह खुशी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। वह ऐसे खुश हुई थी जैसे उसकी लॉटरी लग गई हो। फिर सुहानी स्माइल करते हुए मन ही मन खुद से बोली, देखा बच्चू, स्मार्ट सुहानी का स्मार्ट दिमाग। अब देखना मैं कैसे तुम्हारे चंगुल से फरार होती हूँ, मिस्टर राक्षस। उद्धरण चिन्ह। वह ऐसे ही खुद से बातें करते हुए अपने कमरे में आ गई। वहीं उसके जाने के बाद कियान ने अपने होठों को टेढ़ा करके स्माइल करते हुए कहा, सिली गर्ल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी कैद से आज़ाद हो जाओगी? नेवर, मैं तुम्हारे सारे पंख नोच लूंगा और तुमसे तुम्हारा आसमान छीनकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ कैद कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। तारांकन। जिस गोडाउन के अंदर राघव गया था, वह उसकी सीक्रेट प्लेस थी और वह गोडाउन बाहर से दिखने में अजीब स्थिति में था। ऐसा लग रहा था मानो वहां कोई आता जाता ही नहीं था, लेकिन अंदर से दिखने में वह जगह काफी बड़ी थी। वहां चारों तरफ सिर्फ बॉक्सेस की लाइन लगी थी। फिर राघव ने अपने साथ आए गार्ड्स में से एक गार्ड को इशारा किया और उसका इशारा मिलते ही उस गार्ड ने वहां रखे सारे बॉक्स को हटा दिया। जैसे ही वहां रखे बॉक्स हटे तो बॉक्स के पीछे एक दीवार छिपी दिखी। वह दीवार किसी इलेक्ट्रॉनिक डोर जैसे नजर आ रही थी। फिर राघव ने उस दीवार पर अपने हाथ का प्रिंट दिया और वह दीवार दो हिस्से में खुल गई। फिर दीवार के खुलते ही वह अंदर चला गया। राघव फिर जब अंदर गया और उसने चारों तरफ देखा तो उसके बॉडीगार्ड्स हाथ में राइफल लिए खड़े थे। फिर अचानक राघव की नज़र दो गार्ड्स पर गई, जो उसके डेस्क के सामने बेहोश पड़े थे। तभी राघव ने उन्हें देखकर अपनी गुस्से वाली आवाज में कहा, ये कब और कैसे हुआ? उद्धरण चिन्ह। राघव की बात सुनकर एक गार्ड ने अपने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी और सुहानी के घर पर जो कुछ भी हुआ वह सब उसे बता दिया। सारी बातें सुनकर राघव गुस्से में आ गया और उसने अपने ही गार्ड को शूट कर दिया और गुस्से में बोला, जब तुम लोग किसी काम के ही नहीं हो तो तुम्हें जिंदा रखकर क्या फायदा? तभी वहां राघव का राइट हैंड विराज आया और उसने कहा, हमें मैडम के मामा मामी मिल गए हैं। वह लोग शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें हमारे लोगों ने पकड़ लिया है। वह लोग कुछ घंटों में यहाँ होंगे सर। उद्धरण चिन्ह।
ये सुनते ही राघव ने विराज को बीच में रोकते हुए कहा, यहाँ नहीं, उन्हें यहाँ लाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेरे फार्म हाउस लेकर जाओ। विराज ने राघव की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय विला में सुहानी रेडी होकर नीचे आई कि तभी उसे एक आवाज आई। आवाज सुनकर सुहानी के पैर वही जम गए और वह पीछे पलटते हुए खुद से बोली, इसके आदमी कम थे क्या, जो अब ये भी मुझ पर नजर रखने लगा है। ये कहते हुए सुहानी की नजरें ऊपर खड़े कियान पर गई, जो एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसे ही घूर रहा था। फिर सुहानी कियान को देखकर धीरे से मुस्कुराने लगी। तभी कियान ने सुहानी को देखते हुए अपने मन में ही कहा, तुम्हारे दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये बात तुम्हारी फेक स्माइल ही बता रही है। बहुत जल्द ही तुम्हारे चेहरे से यह स्माइल भी गायब होने वाली है। उद्धरण चिन्ह। तभी कियान ने सुहानी को देखते हुए कहा, राहुल तुम्हारे साथ जाएगा। उद्धरण चिन्ह। कियान की बात सुनकर सुहानी सोच में पड़ गई और अपने सामने आ रहे राहुल को देखते हुए खुद से बोली, ओ नो, इन गार्ड से बचने का प्लान तो मैंने सोच लिया था, लेकिन ये राहुल, ये तो बाज की तरह है, इसकी नजरों से मैं कैसे बचूंगी। उद्धरण चिन्ह। कियान ने सुहानी के चेहरे पर आई हुई टेंशन को भांप लिया और उसे देखते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम। उद्धरण चिन्ह। कियान की बात सुनकर सुहानी ने जल्दी से ना में सिर हिला दिया। फिर कियान उसे देखते हुए होठों को टेढ़ा करके धीरे से मुस्कुरा दिया। उसकी यह न दिखने वाली स्माइल मिस्टीरियस से भरी थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वह सभी मॉल में थे। सुहानी को पता नहीं था कि वह जिस मॉल में शॉपिंग का झूठा बहाना बनाकर आई है, वह कियान ओबरॉय का ही मॉल है और वहां सब उसके ऊपर नजर रखे हुए हैं। इस बात से अनजान सुहानी अपने मन में ही खुश होते हुए बोली, मिस्टर राक्षस, तुम्हारी कैद में आज मेरा आखिरी दिन है। आज के बाद मैं तुम्हारी कैद से आजाद हो जाऊंगी और उस राघव से भी। उद्धरण चिन्ह। सुहानी यह सोचते हुए अपनी ही धुन में चले जा रही थी कि तभी वह सामने से आ रहे किसी लड़के से टकरा गई। उन दोनों की अचानक हुई टक्कर से दोनों ही लड़खड़ाकर गिरने लगे कि तभी राहुल ने सुहानी को संभाल लिया और उसे गिरने से बचा लिया। तभी उस लड़के की नज़र जैसे ही सुहानी पर गई तो उसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और जैसे ही वह कुछ कहने को हुआ कि तभी सुहानी ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, देखकर नहीं चल सकते, अंधे हो क्या। सुहानी उसे डांट रही थी तो वही वह लड़का ये सोच रहा था कि सुहानी उसे पहचान क्यों नहीं रही है और उसे डांट क्यों रही है। तभी उस लड़के की नज़र सुहानी के पीछे खड़े लोगों पर गई और वह उन्हें देखते ही समझ गया कि वह फिर किसी मुसीबत में है। फिर उस लड़के ने सुहानी की तरफ देखा तो उसने उसे अपनी आंखों से कुछ इशारा किया। वह लड़का सुहानी का इशारा समझ गया और उसने उसे देखते हुए अपनी पलकें झपका दी और फिर उससे माफी मांगते हुए वहां से चला गया। फिर उस लड़के के जाने के बाद सुहानी ने एक लंबी सांस ली और एक शॉप की तरफ चली गई, जहां सुहानी यह सोचकर खुश हो रही थी कि आज वह आजाद हो जाएगी, तो वही कियान अपने विला में बैठा अपने लैपटॉप पर सब देख रहा था। उस लड़के का सुहानी से टकराना और सुहानी का उसे इशारे से कुछ कहना, ये सब कियान ने देख लिया था। फिर उसने अपने कान में लगे ब्लूटूथ से कनेक्ट राहुल से कहा, उस लड़के को उठा लो और विला में ले आओ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर राहुल ने यस सर में जवाब दिया और मुस्कुराते हुए खुद से बोला, शेर की नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वहीं सुहानी शॉप में गई और राहुल से बहाना बनाते हुए बोली, एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है, तो क्या जब तक मैं नहीं आ जाती तब तक तुम मेरे लिए कुछ ड्रेसेस सिलेक्ट करके रखोगे, मैं आकर उन सभी ड्रेसेस को ट्राई कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने उसकी बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिला दिया और फिर सुहानी वॉशरूम के पास गई, जहां वह लड़का सुहानी का पहले से ही इंतजार कर रहा था। फिर वह उसे देखकर खुश होते हुए बोली, अतुल थैंक यू यार, तू मेरा इशारा समझ गया। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही अतुल उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, पहले ये बता कि यह सब लोग कौन थे, क्या पूरे शहर के लोग तेरे पीछे पड़े हैं, माना यार कि तू बहुत खूबसूरत है, पर। उद्धरण चिन्ह। इसके आगे अतुल कुछ कहता उससे पहले ही सुहानी उसे चुप कराते हुए बोली, चुप हो जा यार, इतना टाइम नहीं है कि मैं तुझे कुछ बता पाऊं, पहले यहां से निकलते हैं फिर बताती हूं सब। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर सुहानी अतुल का हाथ पकड़कर सबसे छुपते हुए मॉल से बाहर निकल गई। फिर वह मॉल से बाहर निकलकर खुद पर प्राउड फील करते हुए बोली, मुझे कैद में रखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। अतुल उसकी यह बात सुनकर हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ कियान ने वाइन के गिलास को खाली करके डेविल स्माइल करते हुए खुद से कहा, सिली गर्ल, अगले 20 मिनट में तुम मेरी आंखों के सामने होगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर कियान ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया। इधर सुहानी अतुल के साथ उसकी कार में बैठी और दोनों ही वहां से निकल गए। वह दोनों अभी कुछ दूर गए ही थे कि तभी उन्हें अपने सामने से 2 गाड़ियां आती हुई दिखी। सामने वाली गाड़ियों को देखकर अतुल ने यू टर्न लेने के लिए पीछे देखा तो उसके पीछे भी 2 गाड़ियां आती हुई नजर आई। सुहानी यह सब देखकर मायूस होते हुए खुद से बोली, मर गई, तू फिर से पकड़ी गई सुहानी।
अब तेरा क्या होगा? उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए उसकी आंखों के सामने कियान का चेहरा आ गया और वह उसकी एक झलक को देखकर ही डर से अंदर तक सहम गई। फिर वह दोनों डरते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी ही देर में वह सभी गाड़ियां उनके नजदीक आकर रुक गई। फिर राहुल कार से बाहर निकला और अतुल की कार के सामने जाकर अपना एक पैर कार की बोनट पर रखते हुए उसने अपने पॉकेट से गन निकाल ली। राहुल के हाथ में गन देखकर सुहानी डर गई, तो वही अतुल भी अपनी कार की डैशबोर्ड से गन निकालकर बाहर आया और राहुल के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर अतुल थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हुए अपनी गन राहुल की तरफ पॉइंट करते हुए, जानता भी है तू कौन हूं मैं? होम मिनिस्टर का बेटा हूं मैं, अतुल वाजपेयी। उद्धरण चिन्ह। राहुल ने अतुल की बात सुनकर अपनी गन को उसके फोरहेड पर रखते हुए कहा, मैं जिनका आदमी हूं उनके आगे तेरा बाप भी अपना सर झुकाता है। उद्धरण चिन्ह। राहुल के मुंह से अपने पापा के बारे में ये सब सुनकर अतुल को गुस्सा आ गया और वह राहुल को मारने ही वाला था कि तभी राहुल ने उसके हाथ को मोड़कर उससे गन छीनते हुए कहा, अभी तू इस खिलौने से खेलने के लिए छोटा बच्चा है। पहले बड़ा हो जा, फिर खेलना। उद्धरण चिन्ह। सुहानी कार में बैठी यह सब देखकर डर से कांपने लगी थी। फिर वह इस नज़ारे को देखकर मन ही मन खुद से बोली, अतुल के पापा तो मिनिस्टर है, फिर भी इसके साथ यह सब किया इन्होंने। अब तेरा क्या होगा सुहानी? उद्धरण चिन्ह। अपने बारे में सोचकर ही सुहानी के पसीने छूट गए। फिर राहुल ने अतुल और सुहानी को अपनी कार में बिठाया और चला गया। विला पहुंचते ही वह सभी अंदर गए और जैसे ही सामने का नज़ारा देखा, तो वह सभी डर से अंदर ही अंदर कांपने लगे। उन सभी के सामने भूखा शेर बैठा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बस अभी उन लोगों पर अपना वार करेगा। सुहानी, कियान को अपने सामने बैठा देखकर पसीने से पूरी भीग गई। तो वही अतुल की भी हालत खराब हो गई। वह उसे देखते ही पहचान गया था कि यह कियान ओबरॉय है, जिसे ज्यादातर लोग द डेविल के नाम से जानते हैं। कियान और उसकी पावर के बारे में अतुल के पिता ने उसे पहले ही बताया था और उसे उसके लोगों से दूर रहने के लिए भी कहा था। कियान जंगल के राजा की तरह सोफे पर एक पैर के ऊपर अपना दूसरा पैर चढ़ाकर बैठा था और अपने दोनों हाथों को सोफे के ऊपर फैलाए अपने सामने खड़े दो नमूनों को देख रहा था, जिनके उसके देखने भर से ही पसीने छूट गए थे। फिर वह उठा और उसने सुहानी के पास आते हुए डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हें क्या लगा मेरी कैद से आज़ाद होना इतना आसान है? प्लान बनाना सिर्फ तुम्हें ही आता है। तुम्हारा प्लान तो मेरे प्लान का एक छोटा सा पार्ट था, तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। कियान की यह बात सुनकर सुहानी की आंखें बड़ी हो गई। फिर कियान उसे देखते हुए आगे बोला, क्या कहा था तुमने मुझे? तुम्हारे बारे में जानना है तो मैं खुद पता करूं। तो देखो, आई डिड इट। आखिरी के शब्द बोलते हुए कियान की आवाज तेज हो गई। फिर वह सुहानी के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, अब तुम्हारा नाम तो क्या, तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे सामने होगी। और वह भी तुम खुद मुझे बताओगी, अपने मुंह से। उद्धरण चिन्ह। कियान ये सब बोलते हुए सुहानी को किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। फिर सुहानी उसे घूरते हुए गुस्से में बोली, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूं। समझे तुम? कुछ भी नहीं बताऊंगी मैं तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। उसकी यह बात सुनकर कियान ने तिरछी स्माइल करते हुए उसे कहा, ओके, सो लेट्स गेम स्टार्ट नाउ। उद्धरण चिन्ह। ये कहकर कियान ने राहुल की तरफ देखा, तो वह उसका इशारा समझते हुए अतुल के पास गया और उसने अतुल की कॉलर पकड़कर उसके मुंह पर एक पंच मारा। तारांकन। आखिर क्या होगा आगे? क्या सुहानी कियान को अपना नाम बता देगी? कियान अतुल के साथ क्या करेगा? क्या करेगा राघव जब उसे सुहानी के कियान के पास होने के बारे में पता चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए स्टोरी ऑडियो बुक। प्लीज गाइज लाइक सब्सक्राइब कमेंट।